बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम एप्लीकेशंस जो हैं वो देखेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी जो है वो हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, डैम कंस्ट्रक्शन में, पोल्यूशन कंट्रोल में और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर में जो है वो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो हमें फाइबर्स प्रोवाइड कर रही है, मेनली जो है वो फूड प्रोवाइड कर रही है। तो एग्रीकल्चर जितने भी ये एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है, यहाँ से हम फाइबर अटेन करी जाते हैं, फूड अटेन करी जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं उनमें जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसमें पेस्ट आ जाते हैं, उनकी जो है वो लेस प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से इनकी जो है वो प्रोडक्टिविटी जो होती क्रॉप्स की वो जो है वो कम हो जाती है। इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, इन सारे एस्पेक्ट जो है ये लिमिट कर सकते हैं हमारी क्रॉप की यील्ड को। इकोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के बेस्ट मेथड डिवाइस करते हैं कि पेस्ट की स्टडीज़ वगैरह करके कि कौन से इनके ऊपर केमिकल जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इसी तरह इकोलॉजी जो है वो लैंड को प्रिजर्व करवाने में हेल्प करती है, वहाँ पे अल्कलाइन सॉइल्स को रिक्लेम करवाने में हेल्प करती है। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी क्रॉप की यील्ड को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद जो है सेकंड हम देखते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जो हैं वो इस वक्त आजकल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करती जा रही है। उसकी जो रहाइश की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, टिम्बर की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए फ़ॉरेस्ट को बहुत बेदर्दी से काटा जा रहा है और दुनिया में फ़ॉरेस्ट जो हैं वो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो है वो फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से जो है वो काटते जा रहे हैं। तो नए फॉरेस्ट जो है वो उस स्पीड के साथ जो है वो नहीं लगाए जाते। फॉरेस्ट्री में हम तीन एस्पेक्ट जो हैं वो देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं जब किसी भी जगह के ऊपर जंगलात को जो है वो काटा जाता है लंबर के पर्पज़ के लिए, या उस जगह को खाली करके जो है वो अपनी मर्ज़ी की क्रॉप्स ग्रो करवाने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है जंगलात को काटने का ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन होता है कि वहाँ पे एक जंगल जो है वो दोबारा से बसाना, जहाँ से जंगल जो है वो काटा गया वहाँ पे दोबारा से प्लांटेशन करना, ये कहलाता है रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है कि जहाँ पे पहले जो है वो ऑलरेडी जो है वो कोई जंगल या फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे एक नया जो है वो फॉरेस्ट जो है वो आबाद करना, वो कहलाता है एफॉरेस्टेशन। जैसे कि ये छांगा मांगा का जो है फॉरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो आस्पेक्ट्स हैं रीफॉरेस्टेशन के और एफॉरेस्टेशन के, ये हमें जो है वो डिसाइड करने होते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बेस बनाते हुए कि कौन से प्लांट जो हैं वो किस एरिया के लिए बेस्ट हैं, वहाँ पे कौन से प्लांट जो है वो ग्रो करके उस एरिया के अंदर जो है वो फॉरेस्ट जो है वो इजीली बना सकते हैं। वो हमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है, इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनसे पता चलता है। हम प्लांट्स जो हैं और उनकी जो सॉइल है उस इलाके का उसको स्टडी करते हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है उसको स्टडी करते हैं, फिर जो है वो हम अंदाज़ा कर पाते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी फॉर रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें ये भी जो है वो बताते हैं कि डीफॉरेस्टेशन जो है वो किस हद तक यहाँ पे की जाए तो फॉरेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अगर डिफॉरेस्टेशन में, एफॉरेस्टेशन में, रीफॉरेस्टेशन में हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनको फॉलो करते हैं तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल जो हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं इसका रोल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, कि वो कोई भी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसको हम जो है वो अपने पर्पसेस के लिए घरों में नहीं पालते, या वैसे जो है वो उनको अपने पर्पसेस के लिए जो है वो नहीं पाल रहे, और वो जो नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं जो हम क्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे,
वो सारे के सारे जो हैं वो वाइल्ड लाइफ में आते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये जो है वो ह्यूमन के लिए नकारा है, कि कोई भी चीज़ ह्यूमन के लिए अगर नकारा भी हो फिर भी जो है वो रोए ज़मीन के ऊपर हर चीज़ को, हर एक लाइफ जो है, एनिमल प्लांट, उनको रहने का उतना ही हक है जितना कि इंसानों को। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि इंसान जो है वो बहुत सारे एनिमल का, बर्ड्स का जो है वो बेदर्दी से जो है वो शिकार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। इनमें प्लांट्स की स्पीशीज़ भी आ जाती हैं, मोस्टली एनिमल की स्पीशीज़ जो हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। इस वजह से, इनके शिकार की वजह से, और कुछ जो हैबिटाट जो है वो हम तबाह करते जा रहे हैं, इन एनिमल्स के रहने का, जंगलात को जो है वो साफ़ करते जा रहे हैं, तो उसके साथ उन एनिमल का मस्कन जो है, उनकी लिविंग प्लेस जो है वो भी तबाह होती जा रही है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो एक, अगर इसी तरह जो है वो इसको यूटिलाइज़ करते जाएं हम वाइल्ड लाइफ को, जिसमें नॉन कल्टिवेटेड एनिमल या प्लांट्स आते हैं, तो ये एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होगा। ये रीन्यूएबल है, लेकिन अगर जो है वो हम इसको एक ख़ास लिमिट तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि ये जो स्पीशीज़ हैं इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ये कैसे जो है वो इनको इंडेंजर्डनेस से जो है वो निकाला जा सकता है। स्पीशीज़ को जो है वो ला के जो है वो कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा से उनको जो है वो हम वाइल्ड लाइफ के अंदर इनके दूसरा फॉरेस्ट वगैरह में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, उनको जब हमने ला के रखना है, उसके लिए हमें जो है वो उनकी फीडिंग हैबिट्स का, उस स्पीशीज़ की, उनके जो है वो मस्कन का, कि वो किसी कैसी जगहों पे रहते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हमें पता होना चाहिए। और ये सारा जो है वो हमें इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है कि इस एनिमल की फीडिंग हैबिट क्या है, या कोई प्लांट है तो उसको किस तरह के सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं वो उसको बेटर जो है वो न्यूट्रिएंट उसको अवेलेबल होने चाहिए, ये सारे। और वहाँ पे टेम्परेचर के एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, लाइट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एनिमल है तो उसकी जो है वो ब्रीडिंग साइट्स कैसी होती हैं, ये सारा कुछ जो है वो इकोलॉजिकल स्टडी से हमें पता चलता है। फिर हम जो है वो इसको अप्लाई करके किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सेव कर सकते हैं। हमने उसको उस जगह पे बचाना है जहाँ पे वो स्पीशीज़ रह रही है, तब भी हमें इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो उस स्पीशीज़ की बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। और अगर हमने उसको उसकी प्लेस से ला के जो है वो अपने बोटेनिकल गार्डन्स में या ज़ू में जो है वो प्रोटेक्ट करना है, तो तब भी हमें स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो पता होनी चाहिए। और ये सारी रिक्वायरमेंट हमें जो है वो इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं फ़िशरी। फ़िशरी जो है वो फ़िश वगैरह को जो है वो ब्रीड करवाना, इनको जो है वो नर्च करवाना, ये सारा जो है वो किस में आता है, फ़िशरीज़ के अंदर आता है। दुनिया में बहुत सारे साहल, बहुत सारे जो हैं वो रिवर्स जो हैं, इनमें बहुत तेज़ी से फ़िशिंग की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़िश जो हैं उनकी नंबर जो है वो तेज़ी से डिक्रीज़ करता जा रहा है। बहुत सारे साहिल जो हैं वो फ़िश से वीरान होते जा रहे हैं ड्यू टू ओवर फिशिंग। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बताते हैं कि किस हद तक एक एरिया के अंदर जो है वो फ़िशिंग की जाए, मछलियों को पकड़ा जाए, तो वो दोबारा से जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करके उस इलाके में दोबारा से आबाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि ओवर फिशिंग की वजह से तेज़ी से जो है वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीड करने के काबिल नहीं रहती बाकी बचने वाली, और फिर उस इलाके में मछलियाँ जो है उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होती जा रही है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हुए एस्टिमेट करते हैं कि किस हद तक जो है वो फ़िशिंग किस एरिया के अंदर जो है वो अलाउ होनी चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो फिर हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं कि किस इलाके में फ़िशिंग जो है वो किस लेवल तक करनी है। दूसरा, जब खुद पॉन्ड वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं फ़िशिंग के लिए, फ़िश फार्म जो है वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे फ़िश की फ़ीडिंग हैबिट क्या है, फ़िश जो है वो कैसे टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, ये सारा कुछ जो है वो हमें इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है। फिर हम उसको इस काबिल होते हैं कि अपने पॉन्ड वगैरह में जो है वो फ़िश को रेयर कर सकें, वहाँ पे उसको ब्रीड करवा सकें और पॉपुलेशन जो है उसको फ़ीड करवा सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेंज लैंड मैनेजमेंट, कि वो ग्रासी एरिया जहाँ पे जो है वो एनिमल जो है
उनको चराते हैं या उनको चरागाहें जो हैं उनको हम रेंज लैंड कहते हैं। इनकी मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। किसी इलाके में जो है वो आप एनिमल वगैरह रखे हैं, अगर एनिमल जो है उस इलाके की कैपेसिटी से ज़्यादा हैं तो होगा क्या कि वो ग्रास को बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ से खा लेंगे, उनके सॉइल जो है वो निकल आएगा। एनिमल जो कि ग्रास खाने वाले होते हैं वो उनके जो पाँव होते हैं जिनको हम सुम कहते हैं या खुर कहते हैं पंजाबी में, तो वो सख्त होते हैं। वो जब फिर उस इलाके में चलते फिरते हैं तो वो सॉइल जो है वो हार्ड हो जाता है। उस हार्ड सॉइल में फिर वाटर जो है वो इजीली जो है वो लीक डाउन नहीं कर सकता, उसमें अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फिर पानी जो है वो सतह के ऊपर से जब बहता हुआ जाता है तो अपने साथ जो है वो सॉइल की ऊपर वाली तह को बहा के ले जाता है, जिसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं। वो फिर सॉइल की ऊपर वाली तह में न्यूट्रिएंट वगैरह, वो न्यूट्रिएंट रिच जो है वो सॉइल वो पानी के साथ बहता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से फिर पीछे बचने वाला सॉइल जो है वो बंजर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया जो कि एक बहुत अच्छा ग्रास लैंड था, वहाँ पे प्लांटेशन थी, वो एक डेजर्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बताते हैं कि एक जो रेंज लैंड है, एक जो चरागाह है, वो कितने जो है वो एनिमल नंबर को जो है वो अकोमोडेट कर सकती है। कि जो है वो इतने ज़्यादा एनिमल होंगे कि वो वहाँ पे अगर फीडिंग करते हैं तो वो ग्रास को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे कि ग्रास जो है वो दोबारा से रीग्रो ना कर पाए। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल जो है वो उस रेंज लैंड की कैपेसिटी से ज़्यादा एनिमल वहाँ पे पाले जाएँ तो फिर जो है वो डेजर्टिफिकेशन जो है उसका ख़तरा जो है वो रहता है। तो रेंज लैंड की मैनेजमेंट कैसे करनी है, चरागाह उसमें कहाँ पे एनिमल, कौन से एनिमल जो हैं वो रखे जा सकते हैं, उनकी तादाद जो है वो कितनी है, वो चरागाह के अंदर ग्रासेस कितना जो है वो रीग्रो कर सकती हैं कि और कितने एनिमल को अकोमोडेट कर सकती हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमें इकोलॉजिकल स्टडी से जो है वो पता चलता है। तो रेंज लैंड मैनेजमेंट में इकोलॉजी जो है उसका बेसिक रोल जो है वो हमें मिलता है। इसके बाद अब हम देखते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड के अंदर जो है वो हमारे वो जगह आ जाती हैं जहाँ पे रेन वाटर या स्ट्रीम का वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। तो ये इनमें डैम्स वगैरह आ जाते हैं और बैरेजेस वगैरह आ जाते हैं, ये सारे जो हैं वो वाटर शेड के अंदर आ जाते हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस जगह पे डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये स्टडीज़ जो हैं वो हमें इकोलॉजिकल स्टडी ये बताती हैं कि किस डायरेक्शन में वाटर मूवमेंट है, कहाँ पे जो है वो डैम जो है वो बनाया जाए तो ज़्यादा जो है वो फीजिबल रहता है। ये सारा जो है वो हम इकोलॉजिकल स्टडी से करते हैं। विदाउट इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो बहुत सारे डैम जो है वो अगर बन जाएँ तो सिल्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है उनमें। तो इकोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि किस तरह जो है वो किस डायरेक्शन में डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें सिल्टिंग से बचा सकती है और उस एरिया के अंदर कौन सी प्लांटेशन हम कर सकते हैं। ओवरऑल वाटर शेड की मैनेजमेंट के अंदर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमें उससे पैदा होने वाले जो नेगेटिव असरात होंगे साथ वाले इलाकों में, अगर कोई सेम तौर का मसला पैदा हो सकता है वो भी हमें इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है। फिर हम जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को जो है वो इकोलॉजिकल स्टडी से हम जो है वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उसको स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इससे कितना फ़ायदा और नुकसानात जो है वो कितने हो सकते हैं, उनकी बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि किस इलाके में जो है वो डैम जो है वो या बैरेज वगैरह वो कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद कंज़र्वेशन ऑफ सॉइल है। देखिए सॉइल एरोजन जो है वो पहले तो मैं बताना चाहते हैं कि सॉइल एरोजन क्या है। सॉइल एरोजन जो है वो ज़मीनी कटाव को कहते हैं कि जब किसी इलाके में बारिश होती है तो वहाँ पे बारिश का पानी जब ज़मीन के ऊपर से बहता हुआ जाता है तो ऊपर से जो है वो सॉइल की तह को भी बहा के ले जाता है, न्यूट्रिएंट को बहा के ले जाता है, तो पीछे वाला सॉइल जो है वो बंजर हो जाता है। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सॉइल एरोजन कहलाता है। और अल्कलाइन सॉइल वगैरह जो हैं जिनमें सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या सेम तौर का पहले मसला हो, वाटर लॉगिंग हो, सैलिनिटी हो, या जो है वो ऐसा सॉइल जो कि जिसमें वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लेस है, यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं, अल्कलाइन एरिया को दोबारा से रिक्लेम कैसे किया जा सकता है, वहाँ पे कौन से प्लांट जो हैं वो हम ग्रो कर सकते हैं ताकि दोबारा से जो है वहाँ पे
एग्रीकल्चर जो है उसको स्टार्ट किया जा सके। अल्कलाइन एरिया को जो है वो लेस अल्कलाइन करना है, तो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो वहाँ से सॉइल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, या कुछ ऐसी क्रॉप्स होंगी जो अल्कलाइन एरिया के अंदर जो है वो कल्टीवेट की जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें इकोलॉजिकल स्टडी से ही पता चल पाती हैं कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप जो है वो सैलिनिटी को बियर कर सकती हैं, या कौन से प्लांट जो हैं वो यहाँ पे उनकी प्लांटेशन की जाए तो वो सैलिनिटी को लेस कर सकते हैं। सॉइल जो है उनकी जिस इलाके में इरोजन हो रही है वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ जो है वो ग्रो करवाई जाए कि इरोजन जो है उसको लेस कर सकते हैं। इसी तरह जिन इलाकों में वाटर लॉगिंग का मसला है वहाँ पे कौन से प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं और वो जो है वो दोबारा से उस इलाके को वाटर लॉगिंग को जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा काफ़ी अर्सा पहले जो है वो सफ़ेदा जो है वो फैसलाबाद में ज़्यादा लगाया जाता था। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग सेम तौर का बहुत ज़्यादा मसला था, और सफ़ेदा जो है वो बहुत तेज़ी से वाटर को ट्रांसपायर करता है। तो ये हमें कॉलेज की स्टडी से पता चलता है कि ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपायरेशन करता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो लेस होता गया। अब जो है वो हम कहते हैं कि सफ़ेदा लगाना मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे इलाके में जो है वो वाटर टेबल जो है बहुत ज़्यादा लेस हो चुका है, इसलिए अब सफ़ेदा जो है वो उतना का लगाया नहीं जाता। ये सारा कुछ जो है वो हमें किससे पता चलता है, इकोलॉजिकल स्टडी से ही पता चलता है कि ये जो प्लांट है वो किस इलाके के लिए जो है वो बेटर है और सॉइल कंजर्वेशन में ये कैसे हेल्प करेगा। इसके बाद इस वक्त दुनिया को जो सबसे ज़्यादा जिस मसले का सामना पोल्यूशन है, उसमें एक बड़ा मसला जो है वो पोल्यूशन है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के भी जितने भी जो है वो आगे एस्पेक्ट निकाले हैं, वो अगेन किसी दूसरी किस्म की पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर वो एयर पोल्यूशन को काम कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे या वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये मेन जो है वो मसला जो है वो क्रिएट होता है पोल्यूशन कंट्रोल में। तो पोल्यूशन जो है वो पता है लिविंग थिंग्स को जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि कोई ख़ास किस्म का प्लांट या कोई ख़ास बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह जो है वो कोई ख़ास पोल्यूटेंट्स को अब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो इनको जो है वो हम पोल्यूटेंट को लेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन की टेक्निक जो है दैट इज़ अ वन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजिकल स्टडी से हमें पता चलता है कि कौन सा जो है वो प्लांट, कौन सी एल्गी या फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह कौन से डेंजर किस्म के जो हैं वो केमिकल को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर उनको हम वाटर कोर्सेज के इर्द गिर्द या एयर को पोल्यूशन को लेस करने के लिए जो है वो उस एरिया में करवा सकते हैं। ये जो एल्गी वगैरह होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ये फर्दर किसी और किस्म की पोल्यूशन जो है उसको क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये जो है वो बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस ये मरहून मिन्नत है इकोलॉजी का, और बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस को हम पोल्यूशन को लेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो पोल्यूशन को लेस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। हमने कुछ मेजर एस्पेक्ट जो हैं वो इकोलॉजी के देखे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे थाउजेंड एस्पेक्ट्स हैं जो वो इकोलॉजी के ज़ुमरे में डाले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मैन काइंड जो है वो फ़ायदे उठा रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ चंद जो थे इम्पोर्टेंट वो हमने देखे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।